अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन द वन विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें से कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? ए ऑप्शन, बताने का जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये 4 है, ये 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन को देख के आप सिस ट्रांस का डिसीजन ले सकते हैं, अभी आप डिस्कस कर चुके। द आइसोमर ऑफ कोबाल्ट NH3 होल फॉर Cl2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई ये Gi वाला ही सेक्शन है, 4 और 2 का पेयर। किस केस में क्लोरीन और CO और क्लोरीन का एंगल 90 डिग्री होगा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर एक बार बनाइए। मान लीजिए बीच में कोबाल्ट, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर हम इसका क्लोरीन को देख के सीस आइसोमर बनाते हैं तो ऐसा बनाएंगे, और ये एंगल आपको 90 दिखाई देगा। अगर आप इसका सीस के जगह पे ट्रांस आइसोमर बनाएं, अगर आप इसका सीस के जगह पे ट्रांस आइसोमर बनाएं तो आपको क्लोरीन को अपोजिट में ही रखना पड़ेगा। जैसे ऊपर Cl है तो फिर नीचे Cl रखना पड़ेगा, और ये एंगल आपको दिखेगा 180। ये एंगल आपको दिखेगा 180, करेक्ट है। तो आपसे 90 पूछा था, तो सीस वनली, केवल सीस आइसोमर के अंदर आपको क्लोरीन, कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच का एंगल 90 दिखेगा। क्लियर है? बढ़िया। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल एग्जिबिट अ पेयर ऑफ इनैंसोमर्स। इनैंसोमेरिज्म शो करने के लिए ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होना चाहिए, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि किसके बनाने से उसका मिरर इमेज एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। डी को दिखाते, डी स्ट्रक्चर, कोबाल्ट ट्रिस इथिलीन डाइएमाइन है, ट्रिस इथिलीन डाइएमाइन, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। एक इथिलीन डाइएमाइन इधर से, एक इथिलीन डाइएमाइन इधर से, एक इथिलीन डाइएमाइन दो दो बॉन्ड बना रहा है, ध्यान रखना वो बाइडेंटेड लिगेंड है। सही है। अब चलिए ड्रॉ कीजिए इसका, और ब्रोमाइड भी है, तो अभी हमको ब्रोमाइड पे ज्यादा चिंता नहीं है, बस हम उसके लिए चार्ज आपको +3 यहां दिखा दे। हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं इसका मिरर इमेज, हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं इसका मिरर इमेज। मान लीजिए यहाँ पे बीच में एक मिरर, तो इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा? इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा दिखेगा कि हाँ भाई कोबाल्ट रहेगा, इस इथिलीन का ये रहेगा इमेज, इधर वाला इथिलीन आपको यहां दिखाई देगा, और ये इथिलीन यहां रहेगा, ऐसा। इन दोनों जो मिरर इमेज आपके सामने बन के तैयार हुआ, ये दोनों, इन दोनों में आपको एक दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है, नन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये अगर एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, यहां चार्ज लिखना भूल गए थे, +3 होगा, ठीक है। तो दे आर इनएंसोमर्स, दे आर इनएंसोमर्स, ये इनएंसोमर्स है, ये आपस में इनएंसोमर्स है, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ गया है, ध्यान से देखिएगा। तो आपसे पूछा गया था कि यहाँ कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, तो आपका काम ये था कि आप उस पर एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जो स्ट्रक्चर आपके पास है, और वो दिखा रहा है कि ये डी वाला ऑप्शन
आपका इनएंसोमेरिक पेयर बना रहा है। बाकी आप ए बी सी भी बना के खुद से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको थ्योरी अच्छे से याद है ना, तो हम आपको थ्योरी में कुछ इस तरीके से पढ़ाया गया था कि मेटल एटम अगर ए का होल 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो याद रखना ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो डायरेक्ट उस थ्योरी से आप चाहेंगे तो अपने डी ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं और वहां पे अपना डायरेक्ट काम कर सकते हैं। क्लियर है? 28 नंबर, बढ़िया, आगे आइए। Which type of isomerism is associated with the following complex? 1 and 2 shows GI. 1 and 2 shows GI. 1 तो नहीं शो करेगा, कारण वहां 5 H2O है, एक ही NH3 है, तो वो GI कैसे क्रिएट करेगा? तो बी में लिखा है 2 and 3 shows only optical isomerism. 2 and 3 shows only optical isomerism. ये गलत है, only optical isomerism मत बोलो। 2 and 3 shows only geometrical isomerism. 2 and 3 shows only geometrical isomerism. अगर आपको याद है तो 2 पे तो आप बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं जिसमें अमोनिया देख के आप सीस और ट्रांस का डिसीजन लेंगे, और आप 3 पे फेसियल और मैरिडोनियल, याद आ रहा? 3 के ही जैसा मॉलिक्यूल था ना फेसियल और मैरिडोनियल, तो ये भी हमारे जीआई का ही पोर्शन है। क्लियर है? तो 2 और 3 कैन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 2 एंड 3 कैन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है? 2 एंड 3 शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये दोनों आप पढ़ चुके हैं। 3 वाला में फेसियल और मैरिडोनियल का कॉन्सेप्ट है, और 2 वाले के अंदर सीस और ट्रांस है। 2 वाले में सीस और ट्रांस का डिसीजन कौन लेगा भाई? तो NH3 को देख के लेंगे। अगर NH3 अगल बगल में है तो सीस है, और अगर अपोजिट में है तो ट्रांस है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? चलिए अब बॉन्डिंग आ गया। Which one of the following is an outer orbital complex and exhibit paramagnetic behavior? पैरामैग्नेटिक होने के लिए उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सही है। और जब बोल रहा है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब लिगेंड वीक है। दो मोटा मोटा कंसेप्ट निकला। जब किसी क्वेश्चन में पहले से लिख दे कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसका मतलब लिगेंड वीक है, क्योंकि अगर लिगेंड स्ट्रांग होता तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देता और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बन सकता था। लेकिन जब पहले ही से बोल दिया कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब है कि लिगेंड वीक है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं करना है, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ भी है। तो आपको बस ऐसे केस में करना क्या पड़ता है, मेटल का कन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखो। देखो ए वाला ऑप्शन, ए वाले में निकल है, NH3 होल 6 है, और यहाँ पे +2 है। क्या यहां से तुमको निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है? निकल का 28 होता है एटॉमिक नंबर। अब +2 का कन्फिगरेशन अगर आप लिखिएगा तो लिखिएगा आर्गन, आर्गन, ठीक है। और +2 का मतलब 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3d8। अब जब आप 3d8 बना रहे हैं, 3d8 बना रहे हैं, डी में 8 दे रहे हैं, तो 8 देने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आर, सम इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बी में आइए, बी में हम लोग के पास है जिंक, क्या भाई, NH3 6 2+। यहां से तुम्हारे पास जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया। जिंक का टोटल एटॉमिक नंबर 30 होता है। 30 में अगर हम यहाँ पे आर्गन लिखे तो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d10 आ गया, और 3d10 का मतलब है ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। चलो इसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब सी में आ जाओ, सी में आ जाओ। सी में हमारे पास क्रोमियम है, NH3 होल 6 है, और आपके पास +3 है,
देखिए NH3 का चार्ज तो 0 होता है ना, तो जो हम ऊपर में चार्ज दिख रहे हैं ना, वही हम क्रोमियम का चार्ज लिख दे रहे हैं। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। 24 24 में अगर आप कन्फिगरेशन लेंगे तो ये आर्गन आएगा, आर्गन आएगा। 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन और एक 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हमारे 3D में कितना बचा? 3D में कितना बचा भाई? 4s का 2 इलेक्ट्रॉन और d का 1 इलेक्ट्रॉन, 24 है ना। 21 आया, मतलब 3 आया, 3D में 3 आया। ठीक है, अब 3D3 बनाओगे, 3D3 बनाओगे, 3D3 बनाओगे तो डी में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम डी ऑर्बिटल अंदर खाली भी हो जाएगा, तो इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर नहीं बनेगा। अब फिर आता है मेरे पास डी ऑप्शन, जिसमें है कोबाल्ट और लगा हुआ है NH3 होल 6 और +3, तो कोबाल्ट का चार्ज आ गया +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, आयरन कोबाल्ट 27, और +3 कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है कि आर्गन लिख देंगे, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन चले गया, और ये हो गया 3D6। 3D6 ना, नहीं नहीं 3D5 हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 3D6 हो गया ना। ये 3D6 हो गया। अब 3D6 है यहां पर, चलो देखते हैं। 3D6 थोड़ा कॉम्प्ली 3D6 हो गया। D6 लिखने का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, और ये छठा इलेक्ट्रॉन। हम लोग को यहाँ पे ये पता करना है कि पारामैग्नेटिक बिहेवियर आए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हुआ क्या ना, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 जगह आ गया है, एक ए में, एक सी में और एक डी में। अनपेयर्ड, थोड़ा इसको हम छोटा कर दें, हाँ हमको कुछ समझाना पड़ेगा, सब कुछ एक साथ दिखा के। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा 3 जगह आ गया है, एक मेरे फर्स्ट के अंदर निकल के अंदर आया है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और फिर उसके बाद सी में आ गया 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और डी में आ गया है मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सी वाले ऑप्शन को हम इसी तरीके से हटा दे रहे हैं कि इसके अंदर इनर में डी है, खाली है, और अगर इनर में डी खाली है तो ऐसे केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है कि आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, आपको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना है। और पता है एक चीज मेरे से है ना थोड़ा गलत हुआ है, एक चीज मेरे से गलत हुआ इस क्वेश्चन के डिस्कशन में, हम बहुत पहले ही डिसीजन ले चुके, जो थोड़ा बता दिया क्वेश्चन के गलत है, कि हम पहले ही से डिसाइड कर लिए कि लिगेंड वीक है। केवल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देख के हम डिसाइड कर लिए कि लिगेंड वीक है। यहां लिगेंड वीक नहीं है, आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ना बने, आउटर बने। अब तुम सोचो, लिगेंड है यहां स्ट्रॉन्ग, ये जो NH3 है ना वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। NH3 में हमेशा है ना, आप मेंटली तैयार रहिएगा कि क्वेश्चन डिसीजन करके बताएगा कि वो वीक लिगेंड की कैटेगरी में रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन क्या बता रहा है जरा गौर करना, हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले आप डी ऑप्शन पे आइए, डी ऑप्शन पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसको अप्रोच करे, जब इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करेगा ना, तो इनर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हो जाएगा पेयर्ड, और जब इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को आप पेयर्ड करेंगे तो देखिए सिनारियो क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब बहुत आसानी से अगर आपको 6 ऑर्बिटल कंप्लीट करना है तो यहां का डी ले लीजिए, 6 ऑर्बिटल,
और बन जाएगा ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये बना देगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये बना देगा। सही है, लेकिन क्वेश्चन तो खुद बोल रहा है ना कि नहीं भाई इनर नहीं बनना चाहिए। तो अब चलो जरा फर्स्ट वाले ऑप्शन पे इसका दिमाग लगाओ। जब इसको NH3 अप्रोच करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब इसको अप्रोच करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जब ये NH3 यहां पे अप्रोच करेगा तो भाई यहां भी वही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाए, यहां भी वही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखेगा, अभी देखिए मेरा वीडियो पे ध्यान नहीं है, ठीक है, वीडियो रुका हुआ कोई इशू नहीं, आप देखते चलिए। अब आप जरा गौर करेंगे ना, तो इस बार आप चाह के भी अंदर का डी ऑर्बिटल, भले एक डी ऑर्बिटल खाली है लेकिन आप उसको ले नहीं सकते, भले एक डी ऑर्बिटल आपका खाली है लेकिन आप उसको ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक डी ऑर्बिटल जो अंदर में खाली है उसको अगर आप ले भी लेते हैं तो 6 ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए आपको बाहर का भी एक डी लेना पड़ेगा, मतलब DsP3d आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अंदर का डी और बाहर का डी दोनों आप एक साथ ले सके? नहीं कर सकते आप, तो आपको अंदर वाला छोड़ना ही पड़ेगा, और अब आपको sp3d2 ही लेना पड़ेगा, अंदर वाला आपको छोड़ना ही पड़ेगा और आपको sp3d2 लेना होगा। कंसेप्ट समझे? इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट इस तरफ से बनाया गया है, न्यूमेरिकल कोड क्वेश्चन को इस तरह से बनाया गया है कि आप घूम फिर के आइएगा ना तो सारा कंडीशन आपको ए में ही सेटिस्फाई करेगा, भले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ए सी डी तीनों में है, लेकिन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन केवल ए में ही होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन केवल ए में होगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बेहतरीन क्वेश्चन, समझे? आपको थोड़ा देखना है, समझना है, और इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हम लोग, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, वो हम लोग चार्ज से निकाल लिए, क्यों? क्योंकि NH3 है ना, 0 होता है, तो जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है, वहां से उसका कन्फिगरेशन लिखें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कर लिए, हम तो सोचे थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के ही आंसर आ जाएगा, लेकिन ए सी और डी तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब फिर हमको कंसेप्ट लगाना पड़ा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किस केस में बनेगा, किस केस में नहीं बनेगा, किस केस में इनर बन जाएगा। तो पता चला कि ए में केवल आउटर बनेगा, सी और डी में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तब आपका आंसर ये आया। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़े। The d electron configuration of chromium, manganese, iron, cobalt, D4, D5, D6, D7 is which one of the following will exhibit minimum paramagnetic behavior? अब देखिए भाई, मिनिमम पारामैग्नेटिक बिहेवियर वही शो करेगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। लीस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आप D4 देख रहे हैं, D4 के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D4 के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर आप D5 देख रहे हैं, D5 के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर आपके पास क्या है भाई, D6 है, D6 के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पांचवा के बाद तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। पेयरिंग हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और फिर है D7, इसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D7 में, इसके अंदर 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने वाला है। सही है, तो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 इसमें है, तो सबसे कम पारामैग्नेटिक बिहेवियर भी ये D7 ही शो करेगा। D7 किसमें है? कोबाल्ट में, कोबाल्ट में D7, तो कोबाल्ट वाला मॉलिक्यूल जो है वो हम लोग का शो करेगा, ठीक है। ऐसा चीज है, ऐसे बना लेना। अगर तुमसे इसमें कोई पूछे कि भाई अरेंज कर दो,
तो जो हम लोगों का D4 और D6 है, दोनों में 4-4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका पैरामैग्नेटिक नेचर लगभग एक सा होगा। और सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D5 में है, तो ये मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक शो करेगा, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर? आपको बताना है इसमें से कौन डायमैग्नेटिक है। और डायमैग्नेटिक होने के लिए ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहिए, बस यही कंसेप्ट है। अब देखिए, आपको भी सबको लेके चलना होगा। कोबाल्ट F6 3-, यहां से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, +3 आ रहा है। कोबाल्ट 27 से एटॉमिक नंबर +3 का बनाएंगे, +3 का कन्फिगरेशन लिखिएगा तो आर्गन आएगा, और फिर हम लोग का 3D में 6 आएगा। जब आप 3D6 बनाएंगे, जब आप 3D6 बनाएंगे, समझिएगा जरा ध्यान से, एक एक लाइन में पूरा बॉन्डिंग है, हमको एक एक लाइन में सब दिखाना होगा। जब आप 3D6 बनाएंगे तो आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब फ्लोरीन को समझिए, फ्लोरीन जब इसको अप्रोच करेगा, जब इसको फ्लोरीन अप्रोच करेगा, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो नो पेयरिंग, इसमें पेयरिंग होगा नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। नो पेयरिंग, नो पेयर्ड। तो जब पेयरिंग नहीं होगा तो याद रखना कि यहां पे पारामैग्नेटिक नेचर बचा है। चलिए अब यही काम बी ऑप्शन पे कीजिए। बी में आपके पास है निकल, Cl4 है, ऊपर में -2 है, यहां से ऑक्सीडेशन नंबर निकल का निकालिए, +2 आएगा। निकल +2 28 इलेक्ट्रॉन होता है, 28 इलेक्ट्रॉन में 2 चला गया है, तो आपके पास है आर्गन, और आया 3D8। 3D8 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3D8 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसको जब हमारा क्लोरीन अप्रोच करेगा, तो क्लोरीन भी एक वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड होने से यहां भी बोलो तो नो पेयरिंग, यहां भी कोई पेयरिंग नहीं होगा, और अगर पेयरिंग नहीं होगा तो ये भी याद रखना कि पारामैग्नेटिक है, पारामैग्नेटिक। चलिए अब सी ऑप्शन पे काम कीजिए। सी में हमको स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिखाई दे रहा है CN। वैसे हम चाहते तो ऊपर भी है ना, ये इसी को हम सबसे पहले लेके चेक करते, लेकिन आपकी तरह सोच के बना रहे हैं कि हम लोग सब ऑप्शन को इस तरह कैसे 1 मिनट में चेक करते हैं। तो यहां भी निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है, +2 मतलब 28, 28 का मतलब यही आर्गन है, और उसके बाद फिर 3D8 है। जब हम लोग 3D8 बना रहे हैं, तो 3D8 बनाने में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुरुआत में तो है, 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, मेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। लेकिन 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 जब आप इसको CN- अप्रोच करेगा, जब इसको CN- अप्रोच करेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने से होगा ये कि जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, वो पहले पेयर्ड होगा। पहले ही से यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड था, अब वापस से जाके 6 इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर्ड था, अब जो अनपेयर्ड था वो भी पेयर्ड हो गया, तो यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यही है डायमैग्नेटिक, यही है डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये आपका डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। तो आपको डायमैग्नेटिक ही खोजना था, तो डायमैग्नेटिक में आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। डायमैग्नेटिक ही आपको खोजना था, तो डायमैग्नेटिक में आपका ये सी ऑप्शन काम कर रहा है। ये ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलो इतना पहले सेव कर लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, तुमसे ये बोला गया है, विच कॉम्प्लेक्स इज D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आपके दिए गए 4 ऑप्शन में से इसमें से कौन D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपको बताना है। D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब एक बात तो तय है कि देखो, अगर D2sp3 कोई तुमसे बोल रहा है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो तभी पॉसिबल है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर आप बहुत इजी गोइंग मेथड से ही देखना चाहते हैं तो आपका ए ऑप्शन में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और बी ऑप्शन में, इन दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ए में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और बी में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वहां पे। लेकिन अगर आप ए ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़ा है, NH3 का 6 मॉलिक्यूल। और NH3 जैसा कि हम लोग जानते हैं कि NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। अगर NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास ही एबिलिटी होता है कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना सके, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब आपसे कोई बोले कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब है कि अंदर वाला डी सबसेल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो इतना सब जब तुम अपने दिमाग में दौड़ाओगे ना, तब तुमको मिल जाएगा कि हाँ, ए ऑप्शन के अंदर ये हो सकता है। लेकिन आंसर का कंफर्मेशन करने के लिए, आंसर का कंफर्मेशन करने के लिए आप एक बार क्या करें ना, उस पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर ले। अच्छा सर, बी वाला में क्यों नहीं होगा? बी वाले में सर क्या दिक्कत है? वहां भी तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन देखो, बी वाले के अंदर जो लिगेंड है, वो लिगेंड एक्चुअली वीक लिगेंड है। वो लिगेंड एक्चुअली आपका वीक लिगेंड है। और अगर वीक लिगेंड है तो उसके अंदर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, ठीक है। तो वीक लिगेंड है तो आपके पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें बाहर वाला डी ऑर्बिटल्स इंगेज होता है। वैसे अगर आप फाइनल आंसर को कंफर्म करना चाहते हैं तो आप कोबाल्ट वाले मॉलिक्यूल को एक बार बना के देख लीजिए। कोबाल्ट है, NH3 होल 6 है, ऊपर में +3 है। देख लो एक बार मॉलिक्यूल, देख लो एक बार अच्छे से। हाँ, ऊपर में 3+ है या +3 है। अब देखिए, यहां पे सबसे पहले आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 आ गया, चलो सही है। अब है इसके अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो आयरन के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, तो 27 इसका एटॉमिक नंबर। जब आप एटॉमिक नंबर 27 का कोबाल्ट का +3 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपके पास आएगा 3d6, सही है। अब आप 3d6 बना लीजिए यहां पर, 1 2 3 4 D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपके पास। ये रहा आपका D6 कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आप इसके पास NH3 जैसा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड भेजिएगा, जब आप इसके पास NH3 जैसा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड भेजिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आप NH3 जैसा भेजेंगे, तो जो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। और बोला जाए तो आपको 6 का 6 इलेक्ट्रॉन 3 ही ऑर्बिटल्स के अंदर पेयर्ड फॉर्म में मिलेगा, सही है। अब ये कौन था भाई? तो ये था 3d6, 3d6। तो 3d6 के बाद अगर आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए फॉर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, तो आप अगला 4s लेंगे, उसके बाद आप 4p लेंगे। अब आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो अंदर का 2 d ऑर्बिटल, फिर एक s ऑर्बिटल और फिर p का 3 ऑर्बिटल, और इसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, सही है। तो ये पूरा एक स्ट्रैटेजी बना के काम किया जाता है। पहले कुछ थ्योरी से 1-2 ऑप्शन हटा लीजिए,
उसके बाद जो फाइनल आंसर आपको लग रहा है उसको कंफर्म करने के लिए एकदम जो आपका कैलकुलेशन प्रोसेस है उसको अडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन अगर करेंगे ना तो आपको समय ज्यादा लग जाएगा। हर ऑप्शन को इतना डिटेल में जाके बना बना के चेक करने में समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए सी वाले को इसलिए काट दिए क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले दो मॉलिक्यूल को पकड़े, उसमें एक में देख लिए, जैसे बी वाले में देख लिए कि हाँ भाई हमारा सीएल जो है वो वीक लिगेंड है, तो उसमें तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें sp3d2 जैसा कन्फिगरेशन आएगा। लेकिन ए ऑप्शन में NH3 है और NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हाँ यहां चांसेस बनता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद फिर आप पूरे डिटेल में गए ए ऑप्शन में और उसको पूरा बना के चेक कर लिए फाइनल आंसर मेरा आ रहा है या नहीं। सही है, तो ए ऑप्शन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है आपके पास, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स निकल कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनाइल हम लोग कहते हैं, NiCO4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर निकल का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो निकल भी यहाँ आपको 0 स्टेट में ही मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो हमारा कार्बोनाइल है CO, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो जब ये काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो आप जब इसके पूरे कन्फिगरेशन को समझना है, अगर आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये सब भी देखना है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा कि इसका पूरा ज्योमेट्री ही बना के आप देख लीजिए। यहाँ पे निकल आया न्यूट्रल फॉर्म में, न्यूक्लियर, और न्यूट्रल फॉर्म में अगर आया है तो इसका कन्फिग्रेशन है हम लोगों का आर्गन 4s2 3d8, या इसी को रीअरेंज करोगे अगर तो आर्गन 3d8 4s2। अब अगर आप इस आर्गन को 3d8 4s2 में बनाएंगे, सॉरी आर्गन को नहीं निकल को, तो इसका 3d8 आपको दिखाई देगा, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, ये 3d8 है, 8 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। कितना हो गया, 5 3 8। फिर आ गया आपके पास 4s, ये 4s का 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, और फिर आ गया आपका 4p, ये खाली है अभी, तो ये 3d8 है, ये 4s का 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 4p पूरी तरह से खाली है। लेकिन अब सोचिए कि जब आप इसके मॉलिक्यूल के अंदर, जब आप इस मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड को भेजिएगा, तो आखिर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड करेगा क्या? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड सबसे पहले जितना भी इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स उसको पेयर्ड कर देगा। इसका मतलब ये है कि 4s का भी जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा 3d के अंदर, और आपको ये कन्फिगरेशन मिलेगा 3d10, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा, सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएगा, 4s हो जाएगा पूरी तरह से खाली, और 4p हो जाएगा पूरी तरह से खाली, 4p तो खाली था ही, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन भी 3d में चला जाएगा, 4s और 4p पूरी तरह से खाली हो जाएगा, बिकॉज यहाँ 4 ही बॉन्ड बनाना है, बिकॉज यहाँ 4 ही बॉन्ड बनाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रखना है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। और इस मॉलिक्यूल में देखने वाली बात यह है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक है,
और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, so it is tetrahedral, as well as all electrons are paired, so it is diamagnetic also। डायमैग्नेटिक भी है और साथ में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोलो तो टेट्राहेड्रल। कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? बी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डायमैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायमैग्नेटिक। क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब है, और जितना इस तरह का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना फ्लुएंसी में आपका है ना पेन चलेगा। लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मतलब वही देखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको याद होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू रूट अंडर एन, n+2 बोर मैग्नेटॉन होता है, रूट अंडर n+2 बोर मैग्नेटॉन, जिसमें n स्टैंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, where n is number of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको पता करना है कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, और उस बेसिस पे आपको सब कुछ देखना है। चलिए एक एक ऑप्शन बना के देखना होगा। ठीक है, एक एक ऑप्शन बना के देखना होगा। फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल है Cr, क्रोमियम, H2O होल 6 और आगे है Br2। यहां से सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अगर तुम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे देन इट कम्स टू बी +2। क्रोमियम +2, क्रोमियम +2। वैसे तो क्रोमियम के अंदर एटॉमिक नंबर 24 होता है, लेकिन जब तुम इसके +2 का कन्फिगरेशन बनाओगे तो आर्गन आएगा, और फिर आपके 3D में +2 है ना, 3D में आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4। 3D में आएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3D में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप 3D4 कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ करें? एक, दो, तीन, चार, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें रहा। अब आपको रोल समझना है। आप जो इसमें H2O ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसमें H2O ऐड करें, तो H2O कैसा लिगेंड है? H2O एक वीक लिगेंड है, H2O एक वीक लिगेंड है। अगर H2O वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होगा, और यहां पे अगर तुम बात करोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया। यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसी हिसाब से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा। चलो अब सेकंड वाला ऑप्शन देखो। सेकंड में कौन सा मॉलिक्यूल है भाई? Na4 FeCN होल 6। वैसे Na4 FeCN होल 6 का अगर आपको पूरा ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर देखना है तो आपको सोडियम के बारे में चिंता नहीं करना है। आपको बस इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 आ रहा है। तो यहाँ पे Fe+2 आ गया। Fe का एटॉमिक नंबर 26 है। 2 इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रख के अगर हम लोग बाहर कर दे तो इसका कन्फिगरेशन आएगा 3D6। सही है, 3D6। अब आप 3D6 बना दिए, 3D6 बना दिए, 6 का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग आप दिखा दिए। लेकिन याद रखिए कि आप इसके साथ ऐड करने जा रहे हैं Cn जैसे एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड को। Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और बिकॉज Cn जैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा पेयर्ड। जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहा है नाउ बिकम्स पेयर्ड।
तो आपके पास एक भी यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। ऊपर वाले में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, उसके नीचे वाले में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा आएगा उतना अच्छा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, और जितना कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा उतना ही वीक पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा है। पैरामैग्नेटिक नहीं है वो, या पैरामैग्नेटिज्म घटेगा। आगे है Na3FeC2O4, ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन। हम केवल आयन ही बना दे रहे हैं। Fe ऑक्सिलेट आयन है 3, चार्ज है ऊपर -3। आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। अब आप आयरन लीजिए +3, Fe+3 लीजिए। वैसे तो इसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब आप +3 का कॉन्फ़िगरेशन पुट कीजिएगा तो आपके पास आर्गन आएगा और 3d5 आएगा। अब D5 कॉन्फ़िगरेशन को लेके चलो भाई, D5 कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5। हाँ भाई, इसमें आप ऑक्सिलेट आयन डाल रहे हैं। C2O4-2 एक लिगेंड है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सर आपको कैसे पता? एक तो आपको ये कुछ आइडिया पहले से होना चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कौन वीक लिगेंड है। उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रोकाइनेटिक सीरीज दिया हुआ है बुक में, वो याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो इस क्वेश्चन में तुम इसका शुक्रिया अदा करो, इस क्वेश्चन को थैंक यू बोलो, क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पर। वो बोला कि डेल नॉट जो है वो पेयरिंग एनर्जी से बड़ा है। डेल नॉट कहने का मतलब ऑक्टाहेड्रल में फ्री एनर्जी जो आता है, जो रिलीज एनर्जी आता है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। तो अगर रिलीज एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये आपको CFT में बताया गया है कि अगर हमारे पास रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो, अगर हमारे पास रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो, तो वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो भाई पेयरिंग कर दीजिए, जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर्ड कर दीजिए। तो इसमें जब हम 5 इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेंगे तो हम कितना भी मेहनत कर लें, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है और बस एक है। सही है, वेरी गुड। अब आइए चौथा, फोर्थ। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको हर ऑप्शन को बहुत डिटेल में, बिकॉज हमको तो डिटेल में आपको समझाना है ना। आप लोग एक बार कमांड कर लीजिएगा ना तो ये सब खुद से बनने लगता है। देखो, पहले तो आप इस लिगेंड को समझो। Et4N, ये है क्या? ये टेट्रा इथाइल अमोनियम आयन है, क्योंकि नाइट्रोजन है, इसके साथ 4 इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। C2H5, C2H5, C2H5 और C2H5। और इस केस में नाइट्रोजन पे है प्लस, इसी को कहते हैं टेट्रा इथाइल अमोनियम आयन। तो जो ये तुमको दिखाई दे रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन के लिए इसका चार्ज +1 लेना। ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन के लिए इसका चार्ज +1 लेना। अब थोड़ा आ जाओ नीचे। तो क्या हम उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिख सकते हैं? कोबाल्ट Cl4 पावर पे -1, क्योंकि टेट्रा इथाइल अमोनियम आयन +1 था। तो यहां से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा ना, देन इट कम्स टू बी 3। इसका मतलब कोबाल्ट 3 है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, कन्फिगरेशन लिखोगे तो आर्गन आएगा, और फिर आएगा हम लोग का 27 में से 3d6 आएगा। और जब ये D6 आएगा, D6 आएगा ना, हाँ, जब ये D6 आएगा तो 3d6 को आप ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5, और ये रहा 6।
ठीक है ना। तो 6 है हम लोग के पास, 6। अब इस केस में थोड़ा सा आगे बढ़ो, बिकॉज हम लोग के पास क्लोरीन है, क्लोरीन एक वीक लिगेंड है, Cl इज वीक लिगेंड, Cl एक वीक लिगेंड है। तो यहां भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है। एक और जगह 4 आया था ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोग लगभग आंसर तक पहुंच गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। हम्म, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम लोगों के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट केस में हम लोग के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारा का सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग के पास है, उस केस में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और फिर लास्ट में भी हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। 1 मिनट, जस्ट थोड़ा ऊपर जाए। सॉरी, यहां पे देखिए जरा ध्यान से, 4 4 नहीं होगा, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है। ये 2 होने से चेंजेस आया है, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दो। 2 आने से ये 4 जो है वो थोड़ा हमको ठीक करना पड़ेगा, हम इसका कलर बदल के ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे 2 आएगा, और 2 आने से जब तुम इसका कन्फिगरेशन, यहाँ पे 2 आएगा, और जब यहाँ कोबाल्ट 2 होगा तो यहाँ पे 3d7 होगा, 3d7। 7 का मतलब है कि एक और इलेक्ट्रॉन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 आएगा। वही तो, दोनों बराबर आ जा रहा था और ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 आएगा। अब आपके पास क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 में है, उससे कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 में है, उससे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 में है, और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे 2 में है। तो जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे घट रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो याद रखना मैग्नेटिक डायपोलमेंट ऑल्सो डिक्रीजेस। मैग्नेटिक मोमेंट decreases. 1432 B option is there. 1432 B option is there. Okay, 1432 B option is there. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो वीडियो ही बार बार रुक जा रहा है। ठीक है, 1432 ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझिएगा। ठीक है, आपको है ना पूरा इस तरह का एक एक ऑप्शन का पूरा कन्फिगरेशन लिखना, ये सब चीज लिखना, उसको फिर सॉल्व करना, सोचना, ये सब चीज चलता है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली, चारों ऑप्शन चेक करना पड़ रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज थोड़ा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्या, लेंदी है। अब इसी क्वेश्चन को देखो, तुमको ज्योमेट्री भी बताना है, हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, और मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना है इन सब के केस में। तो आपको तीनों को बारी बारी से उसी तरह डिटेल में बनाना है। बस ये समझिए कि मेरा जो पहला मॉलिक्यूल है वो है निकल, CN4 और ऊपर में 2-, निकल CN4 ऊपर में 2-। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है। सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, और ये ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपका +2। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में आपको निकल +2 के बॉन्डिंग के बारे में सोचना है। निकल का खुद का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो जब आप +2 का कन्फिगरेशन लिखिएगा तो आप लिखिएगा आर्गन और 3d8। जब आप आर्गन 3d8 बना दिए तो आपको 3d8 का एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। 1 2 3 4 प्रॉपर 3d8 का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, ऐसा। सही है भाई। अब आप इसके साथ Cn- को जोड़ने जा रहे हैं, इसके साथ Cn- को जोड़ने जा रहे हैं,
और जैसा हम बार बार आपको बोल रहे हैं, CN- इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जब ये CN- एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को कर देगा पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स को कर देगा पेयर्ड। ठीक है, तो आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा ही नहीं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचेगा, और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो गया, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। अब आप देखो आगे के बारे में भी सोचो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है। अब देखिए, बिकॉज हमको यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चाहिए, तो आपको 4 ऑर्बिटल भी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो अंदर का डी, एक एस और 2 पी, तो इसका D2sp, सॉरी गलत लिख दिए, DsP2, DsP2, DsP2 हो गया है इसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है तो इसका स्ट्रक्चर हो गया है स्क्वायर प्लेनर। तो मैग्नेटिक मोमेंट 0, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 0 है क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 और स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, चलो सेकंड बनाते हैं। सेकंड मॉलिक्यूल कौन है भाई? 3 है, MnBr4 2-, MnBr4 2-। यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, दैट फिर ब्रोमीन का लोगे -1 × 4, इसको -2 से इक्वेट करोगे, देन X कम्स टू बी +2। मतलब यहां मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैग्नीज +2, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 25, एटॉमिक नंबर 25। तो अगर हम उसका कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आर्गन लिखेंगे, और 3D, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल गया है, तो यहां पे आ गया 5। 5 इलेक्ट्रॉन के लिए आप डी में डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 2 3 4 5। अब आप इसके साथ भेज रहे हैं Br- को, Br- इज अ वीक लिगेंड, Br- एक वीक लिगेंड। अगर Br- वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग नहीं होगा तो अब आपको आगे का स्ट्रक्चर भी सोचना है कि हाँ भाई चलो पेयरिंग तो नहीं हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन मेरे पास अनपेयर्ड था वैसे ही अनपेयर्ड बना रहा, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं हुआ, ये 3D5 एज इट इज है। लेकिन यहाँ 4 बॉन्ड तो आपको कंप्लीट करना है ना, यहाँ ब्रोमीन का 4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो आप बनाइएगा ना, ब्रोमीन का 4 सिग्मा बॉन्ड तो आप बनाइएगा ना, सिग्मा या बोलो तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे ना मैग्नीज के साथ, तो उसके लिए 4 ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए चाहिए, तो 4s आपको मिलेगा, और आपको 4p का 3 ऑर्बिटल मिलेगा। तो यहाँ पे 1s और 3p हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल है इसका स्ट्रक्चर, और बिकॉज इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला आप देख रहे हो, पहले भी लिख चुके हो, Nn+2 बोर मैग्नेटॉन होता है, तो Nn+2 अगर कन्फिगरेशन से जाओगे तो n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, और यहाँ 5 + 2 इज 7, √35, √35 इज अप्रोक्सीमेटली 5.9 bm, इतना बोर मैग्नेटॉन है, 5.9 बोर मैग्नेटॉन। तो ये चलो दूसरे का रहा। इसी तरह अगर प्रॉपर वे से बनाना है तो आप तीसरे का भी सॉल्व कर ले, तीसरे का भी सॉल्व कर ले। तीसरा कौन है भाई? COF6। हम थोड़ा शॉर्टकट में बोल देते हैं, ठीक है। इस केस में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, देख लो ना, हम यहीं पे शॉर्टकट कर रहे हैं, +3 आएगा, और +3 आएगा तो उसके उसके पास, कोबाल्ट के पास है ना 27 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसके अंदर 3D में 27 इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिगरेशन आ जाएगा हम लोगों का 7। तो 7 के अंदर 1 2
3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 3 और इसको जब अप्रोच करेगा F- एक वीक लिगेंड है, F- एक वीक लिगेंड है, तो इसमें आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और बिकॉज यहां पेयरिंग नहीं हुआ है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2 बन जाएगा, इनर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आप समझिए, ध्यान से समझिए और सब चीज को लेके चलिए। हम लोग को क्या क्या बताना है? हम लोग को ज्योमेट्री बताना है। हम लोग को ज्योमेट्री बताना है। हम ऊपर लिख रहे हैं, कलर बदल के लिख रहे हैं, ब्लू से लिख रहे हैं। इसका ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। इसका ज्योमेट्री था टेट्राहेड्रल। और ये आएगा sp3d2, तो ये आएगा हम लोगों का ऑक्टाहेड्रल। चलो, तो स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन सोचना है। तो हाइब्रिडाइजेशन है भाई, यहां पे आया था dsp2, यहां आया था dsp2, यहां हाइब्रिडाइजेशन आया था sp3, और यहां हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3d2। फिर था उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट सोचना था। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकल वाले के केस में 0 आया था, इस केस में 5.9 आया था। और यहाँ आएगा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रूट अंडर 15 इज नियर अबाउट 4.9। तो ये सारा डाटा किस केस में सेटिस्फाइड है? दैट इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के अंदर ये सारा डाटा सेटिस्फाइड है, डी ऑप्शन। देखो ये सब क्वेश्चन है ना, अगर आप ऐसा 2-3 क्वेश्चन बहुत मन से, बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से अगर आप बना लिए ना, तो आप ऐसा क्वेश्चन कभी भूलिएगा नहीं। एक एक क्वेश्चन पे 10 मिनट 15 मिनट आपको एक लेक्चर वीडियो की तरह इसमें चल रहा है। आपको हर चीज लाइन बाय लाइन समझना चाहिए, हर चीज पे कमांड करना चाहिए। एक न्यूमेरिकल यहाँ थोड़ी ना है। यहाँ एक न्यूमेरिकल तो यहाँ नॉन न्यूमेरिकल है। किसी का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, फिर दूसरे के साथ करना है, फिर तीसरे के साथ करना है, वीक लिगेंड में करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में करना है। तो थोड़ा